हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सामान्य तौर पर समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स पे आप लोग एक शब्द सुनते हैं, वो शब्द है रोहिंग्या। लेकिन इस शब्द को सुनने के बाद हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका इतिहास क्या है और ये लोग भारत में क्यों रहते हैं। और अगर भारत में रहते भी हैं तो भारत सरकार इन्हें किस प्रकार का दर्जा देती है। क्या हमारी सरकार इन्हें भारत का नागरिक मानती है या फिर शरणार्थी या फिर इन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और जरूरी है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानें। तो हमारी आज की चर्चा इस पूरे विषय पे होगी, जहां आपको रोहिंग्या से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू समझाए जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और हम आज इस मामले में जो डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फिलहाल एक करंट न्यूज की वजह से। दरअसल फिलहाल एक आर्टिकल है जिस वजह से रोहिंग्याओं का मामला चर्चाओं में आया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डू वी गिव इंट्रोड्यूस रेड कार्पेट वेलकम। अब इस दौरान देखने वाली बात यह है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात क्यों कही, क्या है इसका पूरा का पूरा मामला और किस वजह से ये चर्चाओं में आया कि हमारे CGI इस तरह की बात कह रहे हैं कि हम लोग घुसपैठिए लोगों को क्यों रेड कारपेट वेलकम दें या हमें क्यों देना चाहिए। वो बातें क्यों चर्चा में है, जरा एक बार नजर डालते हैं इस मामले पे। तो देखिए, दरअसल 2025 में एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि भारत से कुछ रोहिंग्या गायब हो गए हैं। और भारत से जो रोहिंग्या गायब हुए हैं, दरअसल वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में लिए गए थे, लेकिन बाद में अब वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं है कि वो कहाँ चला गए हैं। तो इसके बाद इस याचिका में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि आप उन लोगों की लोकेशन को बताने और अगर वो लोग हिरासत में हैं तो उन लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश दीजिए, ये मांग की गई। तो ये पूरा मामला रोहिंग्या से जुड़ा हुआ था, जहां दो पहलू बताए गए कि लोग गायब हुए हैं और इन्हें या तो ये पता लग जाए कि लोकेशन कहाँ है या फिर ये पता लग जाए कि अगर ये कस्टडी में है तो उनको कोर्ट में लेके आ जाए। अब जब ये बात सामने आई तो इस बात के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और प्रश्न था कि क्या भारत में रोहिंग्या को कानूनी शरणार्थी माना जाता है। अब दरअसल जिस तरह से यहाँ पर पिटीशन लगी तो पिटीशन में कहा गया कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो बात ये आई तो पहले तो हमारे CGI साहब ने खुद ये कहा कि आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या भारत सरकार इनको शरणार्थी मानती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब भी आज हम लोग अपनी क्लास में लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास बातें और प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति भारत की सीमाओं के अंदर प्रवेश करता है अवैध तरीके से, तो अवैध तरीके से प्रवेश करने के बाद क्या हमें उसे रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। रेड कारपेट वेलकम देने का मतलब ये था कि जब कभी भी कोई हमारे देश में अवैध रूप से आया तो हम उसके लिए अब खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके लिए सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था, क्या ये सारी व्यवस्था हमें करनी चाहिए? क्या उन्हें देश में बिना किसी परेशानी के रहने देना चाहिए? क्या ये काम हमें करना चाहिए? इसके अलावा ये बात भी कही गई कि रोहिंग्या को दर्जा क्या मिला हुआ है? क्या वो शरणार्थी हैं या फिर वो अवैध प्रवासी हैं? क्या स्थिति में है ये? ये बात भी कोर्ट ने उठाई और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर कोई भी हमारे देश में घुसपैठिया है, जबरदस्ती घुसा है, अवैध उसने प्रवास किया है, तो ऐसी स्थिति में हम रेड कारपेट वेलकम या फिर उनकी वास्तविक स्थिति क्या है वो अलग पहलू है, लेकिन हाँ, हमें एक चीज बहुत ध्यान ये रखनी चाहिए कि उनके मानवाधिकारों को संरक्षण जरूर मिलना चाहिए। तो मानवाधिकारों के संरक्षण की बात है, वहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो अच्छा चीजें हैं उस मामले में सोचने की जरूरत है। अब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी, लेकिन इस दौरान अब मन में वही प्रश्न उठ रहे हैं कि ये रोहिंग्या कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों भारत में है, इनका दर्जा क्या है और इससे जुड़े हुए फिलहाल हमारे तमाम पहलू क्या बातें कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए उन तमाम लोगों की बात करते हैं जो लोग दुनिया के अंदर सबसे बड़े स्टेटलेस समूह के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि राज्य विहीन समूह इनको कहा जाता है। ये लोग हैं तो इनका नाम सुनने को तो मिलता है, समझ में तो आता है, लेकिन दरअसल इनका अपना कोई देश नहीं है, इनकी अपनी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है। बस पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं और अलग अलग जगह जिसको जहां जैसे व्यवस्था मिल जा रही है उस तरह से ये अपना जीवन गुजर बसर कर ले रहे हैं। पर ऐसा क्यों है, क्या है मामला, आइए शुरू करते हैं बातें। तो देखिए, दरअसल पहली बात तो ये कि रोहिंग्या है कौन। तो देखिए, दरअसल रोहिंग्या जो है वो म्यांमार के रखाइन प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। तो ये म्यांमार के रखाइन प्रांत के मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग कहलाते हैं और दशकों से ये लोग नागरिकता, अधिकार और सुरक्षा से संबंधित गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। 2012 के बाद से तो इनके खिलाफ घटनाएं और भी ज्यादा तेज हो गई और 2016-17 के सैन्य अभियानों के बाद लगभग 7 लाख लोग बांग्लादेश में भागे और यह व्यापक शरणार्थी संकट बन गया। और ये लोग केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भटक रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न फिर उठते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये लोग पहले म्यांमार में रहते थे, फिर ये लोग भागे, इनके खिलाफ हिंसा हुई और आजकल ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं।
तो इसकी जो बातें हैं और जो जवाब है वो जुड़े हुए हैं इनके इतिहास से। आइए एक बार इतिहास पे नजर डालते हैं। तो दरअसल रोहिंग्या मुस्लिमों के लेकर के जो इतिहास है वो माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में इनकी चीजें शुरू हुई। दरअसल 7वीं शताब्दी में जब अरब, फारसी और तुर्क व्यापारी अराकान, जिसको प्राचीन नाम अराकान था, वर्तमान उसको रखाइन कहते हैं, तो जब ये लोग रखाइन के तट पर पहुंचे तो इस तट पर पहुंचने के बाद अरब, फारसी और तुर्की लोगों का स्थानीय लोगों से मिलन हुआ। अब जब स्थानीय लोगों से ये लोग मिले तो स्थानीय लोगों से मिलने के बाद अब इस दौरान एक मिश्रित संस्कृति देखने को मिली। दरअसल जो स्थानीय लोग थे वो स्थानीय लोग बौद्ध थे और यहाँ पर पहुंचे अरबी, फारसी और तुर्क व्यापारी। तो अब इनका जब आपस में समावेश हुआ, मिलन हुआ, तो इनके मेल से एक मिश्रित मुस्लिम समुदाय उभरा और यह समुदाय था बौद्ध मुस्लिम समुदाय। यानी कि बौद्ध विशेषताएं भी हैं, मुस्लिम विशेषताएं भी हैं, दोनों ही विशेषताएं देखने को मिल रही है। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा समुदाय इसी प्रकार से आगे धीरे-धीरे डेवलप हुआ और 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान तो अराकान में मुस्लिम शासन काफी तेजी से आगे बढ़ता भी गया। यानी कि इस दौरान ये पूरा जो क्षेत्र था ये मुस्लिम शासन के अधीन ही रहा। मुस्लिम शासकों ने बंगाली संस्कृति को अपनाया और बंगाली संस्कृति के हिसाब से इस क्षेत्र को आगे विकास किया। अब दरअसल चीजें इस तरह से शासकों के अधीन चलती रही, लेकिन बाद में ये पूरा का पूरा हिस्सा अंग्रेजी शासन के तहत चला गया और 1824 से 1948 तक ये पूरी की पूरी व्यवस्था अंग्रेजी शासकों के तहत ही रही। अब इस दौरान बंगाल में प्रवासन को बढ़ावा मिला। अनेक लोग खेती, व्यापार और नौकरियों के लिए इस क्षेत्र में आके बसने लग गए। अब ये स्थिति तो चली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद दरअसल हालात बद से बदतर होते चले गए। अब स्वतंत्रता के बाद म्यांमार में नागरिकता और पहचान के प्रश्न उठे, क्योंकि दरअसल अब ये वो समय था जब अंग्रेज वापस चले गए थे और इस क्षेत्र को उसके हाल पे छोड़ दिया गया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि कौन म्यांमार का स्थानीय है और कौन म्यांमार में विदेशी। अब इन प्रश्नों के जवाब को लेकर के बहुत सारे काम किए गए और उन कामों का परिणाम था 1982 का नागरिकता कानून। 1982 में एक नागरिकता कानून आता है जिसे नाम दिया जाता है म्यांमार नागरिकता कानून 1982। अब इस नागरिकता कानून के तहत जो स्थानीय लोग थे उन्हें नगों के रूप में पहचान दी गई, यानी कि जो स्थानीय है वो नगो है। लेकिन यहाँ पर रोहिंग्या को स्थान नहीं दिया गया, रोहिंग्या को इससे बाहर रख दिया गया। अब जब यहाँ पर रोहिंग्याओं को स्थानीय समूह के रूप में पहचान नहीं मिली तो सीधे तौर पर कहा गया कि देखिए अब ये देश आपका नहीं है। अब यहाँ ये क्या हुआ कि लंबे समय से रोहिंग्या रह तो म्यांमार में रहे थे। अब रोहिंग्याओं की स्थिति समझते हैं तो पता चलता है कि दरअसल ये लोग 7वीं शताब्दी से अपना इतिहास बताते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी जो संस्कृति है वो बौद्ध और मुस्लिम दोनों का समावेश है और 7वीं शताब्दी के बाद हमने एक मिश्रित संस्कृति को अपनाया, उस तरह से हम आगे बढ़े। जब कोई एक समुदाय 7वीं शताब्दी से लगातार 1948 तक एक स्थान पर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वो तो स्थानीय रहा। लेकिन इसके स्थानीय होने के बावजूद क्यों म्यांमार को आपत्ति थी और म्यांमार ने यहाँ इन लोगों को स्थानीय समूह के रूप में शामिल नहीं किया। अब इसके पीछे का कारण था उनके लिए स्थान की मान्यता। दरअसल ये लोग खुद को तो म्यांमार का मानते थे, लेकिन म्यांमार इन्हें अपना नहीं मानता था और म्यांमार का ये कहना था कि ये लोग बांग्लादेश से आकर बसे हैं और ये रहते हैं यहाँ। अब ऐसा क्यों मामला था? इसके पीछे का रीजन था यहाँ का मुस्लिम शासन काल। दरअसल जिस समय यहाँ पर मुस्लिम शासन काल था, उस मुस्लिम शासन काल के दौरान इस पूरे क्षेत्र में राजाओं के द्वारा बंगाली संस्कृति को अपनाया गया, यानी कि बंगाली कल्चर डेवलप हुआ। और बंगाली कल्चर म्यांमार का अपना खुद का कल्चर नहीं है। म्यांमार का कल्चर बंगाली कल्चर से अलग है। अब ये लोग मेनली बंगाली कल्चर को अपनाए हुए थे। तो जब इन लोगों की जांच हुई, चीजों को जाना समझा गया, तो नागरिकता कानून में इन्हें इसी वजह से म्यांमार की सरकार ने शामिल नहीं किया, क्योंकि म्यांमार की सरकार का इनकी बंगाली संस्कृति के आधार पर यह मानना था कि ये लोग बांग्लादेश के लोग हैं। क्योंकि ये बंगाली संस्कृति वाले हैं इसलिए इन्हें म्यांमार छोड़ना होगा और इन्हें दूसरी जगह पर स्थान लेना होगा, या फिर हम इन्हें तो अपना नहीं सकते। मतलब है तो ये स्थानीय, लेकिन दरअसल इस कंसेप्ट की वजह से चीजें बदल गई और इस कंसेप्ट के बाद जब चीजें बदली तो इन्हें स्थानीय सूचीबद्ध नगों में स्थान नहीं दिया गया, स्थानीय समूह के रूप में इनको पहचान नहीं मिली और इसके बाद इन लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा दुष्कर हो गया। इनको जीवन में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगी। अब इस दौरान जिस प्रकार की ये नागरिकता कानून आया, इस नागरिकता कानून का परिणाम रहा अनगिनत राज्य विहीन लोग। और आज भी दुनिया के सबसे बड़े समुदाय के रूप में रोहिंग्या को जाना जाता है कि ये राज्य विहीन समुदाय है। अब इसके बाद 1990 से 2000 के बीच में इनकी स्थिति अब और बदली, क्योंकि अब इनको जब नागरिकता कानून में स्थान नहीं मिला तो 1990 से 2000 के बीच इन लोगों के अधिकार बहुत ही सीमित रहे। इन लोगों की अलग अलग क्षेत्र में यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए गए, साथ साथ भूमि या नागरिक अधिकारों में कटौती भी कर दी गई इन लोगों की।
तो अब इनके जीवन पे संकट था और ये बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। हालांकि अभी भी इनकी स्थिति बहुत बदतर नहीं थी और ये जीवन के लिए एक अच्छी खासी आदर्श स्थिति को स्वीकार रहे थे। उनको लग रहा था कि अब हम ठीक परिस्थिति में रह तो रहे हैं, लेकिन कब तक? तो अब दरअसल यहाँ पर ये हद से हद 10 साल और ठीक से रह पाएंगे, क्योंकि 2000 के बाद इनके खिलाफ जो लोगों की धारणाएं थी वो और भी ज्यादा नकारात्मक होने लगी और वही नकारात्मक धारणाओं का परिणाम 2012 में सामने आया। दरअसल 2012 में म्यांमार के अंदर रखाइन के क्षेत्र में रोहिंग्या, जो खास तौर पर बौद्ध मुस्लिम संस्कृति के हैं, इन लोगों के खिलाफ बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई। इन लोगों के घर जलाए गए, मारा पीटा गया, कई हत्याओं के मामले भी देखे गए, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अब स्थानीय लोग इनसे इरिटेट हो चुके थे और वो चाहते थे कि ये लोग उन्हें वहां दिखाई ना दे। 2012 के दंगों में इन लोगों के ऊपर बहुत ही गंभीर प्रहार हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए और रोहिंग्याओं के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, बुनियादी सेवाओं में बड़ी कटौती कर दी गई। अब यहाँ इनका जो जीवन था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी घटना थी वो थी 2016-17 के सैन्य ऑपरेशन और बहिर्वास। दरअसल अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने पुलिस और आर्मी के अड्डों पर हमले किए, क्योंकि ये लोग भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इन लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी थी और ये चाहते थे कि इनका जीवन व्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे, इनकी चीजें सेफ रहे, उनके बच्चों को अपने भविष्य के लिए एक अपना खुद का देश मिले। लेकिन म्यांमार इन्हें अपनी पहचान से जोड़ना ही नहीं चाहता था। म्यांमार चाहता था कि इन लोगों को अलग देश कोई अपनाए, हम इनको अपनाने को बिल्कुल तैयार नहीं है और बंगाली संस्कृति के कारण वो मानते थे कि इनको बांग्लादेश जाना चाहिए। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी थी, जो इन पूरे के पूरे समुदाय के लिए आगे नेतृत्व कर रही थी और लड़ाई लड़ने को तैयार थी। लेकिन जिस दौरान इन्होंने पुलिस और आर्मी के अड्डों पर हमले किए तो जवाब में म्यांमार सेना के द्वारा इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया और वो अभियान था क्लीन अप अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अब इन बौद्ध मुस्लिम संस्कृति के लोगों को खदेड़ा जाए। अब ये जो क्लीन अप अभियान चलाया गया, इस दौरान बड़े स्तर पर आगजनी हुई, हत्याएं हुई और साथ ही साथ बलात्कार के मामले भी देखे गए। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो एक बड़ा परिणाम था वो था म्यांमार से स्थानीय लोग, यानी कि जो बौद्ध मुस्लिम संस्कृति के लोग थे, उनका पलायन। बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर लगभग 7 लाख से अधिक की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। इसके बाद बांग्लादेश में एक जगह है जिसको कहते हैं कक्स बाजार। कक्स बाजार में इन लोगों के रहने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में शिविर बनाए गए और इसे 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शरणार्थी बहिर्वास के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बड़ी ही खास घटना हुई इस दौरान। हालांकि केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि आज दुनिया के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये लोग जाकर रह रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में इनको अपने जीवन के लिए स्थितियां नहीं मिल रही थी और उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग जगह पनाह लेना शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। यूएन, मानवाधिकार संगठन, सभी ने इस घटना को जातीय संहार और नरसंहारी कृत्य की संज्ञा दी। साथ ही 2019 में तो गाम्बिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के म्यांमार के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया और कहा कि नरसंहार सम्मेलन के तहत उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया इसके खिलाफ। ये मामला भी यहाँ पहुंचा। चीजें बहुत गड़बड़ाई। लेकिन इस पूरी गड़बड़ की स्थिति के बाद रोहिंग्या लोगों का क्या हुआ, यानी कि वो लोग जो इस रखाइन क्षेत्र में रह रहे थे, अब उन लोगों का क्या हुआ? तो दरअसल इन्होंने दुनिया भर में पलायन किया। बांग्लादेश में इनकी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। उसके पीछे का रीजन है इनकी संस्कृति, जो कि खास तौर पर बंगाली संस्कृति है। तो बांग्लादेश में जाकर के इन्होंने एक बड़ी संख्या में पुनर्वास किया, लेकिन साथ ही ये भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और दुनिया के कई और क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगर इनकी बांग्लादेश में स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार नाम का क्षेत्र है जहां पर काटोम लॉन्ग कैंप लगाया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है और अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पर इनकी है। इसके अलावा संसाधनों की कमी का ये सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य संकट भी इन लोगों के जीवन पे लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक यही वो समय था जिस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ये लोग केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि ये लोग भारत में भी पहुंचे और ये लोग आज के समय में भारत में एक बड़ी संख्या में रह रहे हैं। लेकिन क्या अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में इन लोगों का अस्तित्व सुरक्षित है? तो अब वही पहलू हम लोग को समझना होगा। दरअसल 2012 से 2017 इस पूरी की पूरी हिंसा के दौरान हजारों रोहिंग्या भारत में भी है और ये माना जाता है कि भारत में आए हुए रोहिंग्याओं की संख्या लगभग 40,000 है। अब इस दौरान 18,000 लोग तो ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज इनको मान्यता देता है और कहता है कि भाई ठीक है, ये भारत में शरणार्थी के तौर पर हम भी रह रहे हैं, यानी कि भारत के नागरिक नहीं है, भारत में परमानेंट नहीं है, लेकिन 18,000 लोगों को मान्यता तो दी। लेकिन 18,000 लोगों को मान्यता देने के अलावा जो बचे हुए 22,000 लोग हैं, इन लोगों का क्या? क्योंकि संख्या तो 40,000 रोहिंग्या है भारत के अंदर और जो संख्या लगातार बढ़ रही है।
अब इन्होंने भारत में आके अलग-अलग जगह डेरा डाला, जैसे कि जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही वेस्ट बंगाल। ये वो क्षेत्र थे जहाँ इन्होंने भारत में अलग-अलग जगह पे विस्तार किया और ये अभी भी रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे ही लोगों को इल्लीगली पकड़ा जाता है और इल्लीगली पकड़ने के बाद में सरकार फिर इन लोगों को बाहर भेजने का आदेश भी जारी कर देती है। अब ये सारी चीज़ें भारत में चल तो रही है, पर क्या भारत में आने के बाद ये रोहिंग्या लोग सुरक्षित हैं? हालाँकि एक स्थिति देखने वाली ये भी है कि भारत में जब-जब कभी भी किसी दूसरे देश पर संकट आता है, तो वहाँ से लोग भाग करके आके भारत में बसने का काम करते हैं और भारत में ये घटना हमने कई बार देखी, चाहे मामला बांग्लादेश का हो या फिर अब मामला यहाँ पर म्यांमार के राखाइन क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध मुस्लिम संस्कृति के इन लोगों का। ये सभी लोग की स्थिति ने भारत की जनसंख्या के मामले में कुछ बड़े परिवर्तनों को बढ़ावा दिया है और भारत की जनसंख्या की स्थिति काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हुई है। लेकिन अब इस सब के बाद ये भी तो बात समझनी है कि इन लोगों की कानूनी स्थिति क्या है? जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि क्या ये लोग भारत में शरणार्थी हैं या फिर ये भारत के अंदर अवैध प्रवासी? तो देखिए दरअसल भारत ने 1951 में शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। एक बात तो सबसे ज़रूरी ये है कि भारत शरणार्थी सम्मेलन का हिस्सा नहीं बना हुआ है, यानी कि जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, भारत उससे दूर है। अब रिफ्यूजी कन्वेंशन से दूर है तो उसका मतलब ये है कि रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी का कानूनी दर्जा नहीं मिला हुआ है। लेकिन भारत में अब ये क्या है? तो दरअसल भारत में इन्हें अवैध प्रवासी के रूप में जाना जाता है। तो 3 स्थिति होती है, नागरिक, अवैध प्रवासी और शरणार्थी। शरणार्थी मतलब जिन्होंने अपने देश के किसी संकट के कारण आपके यहाँ पर आके शरण ले रखी है। तो हम इनको शरणार्थी नहीं मानते, हम इनको अवैध प्रवासी मानते हैं, कि ये ज़बरदस्ती आए हैं, भारत में रह रहे हैं और अलग-अलग जगह पर बसे हुए हैं। जिस समय ये पूरा का पूरा हिंसा का काल चल रहा था, इस हिंसा के काल में बहुत सारे लोग तो सीमा से ही हमारे देश में घुसे, पर जो लोगों को सीमा से प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, वो लोग जल क्षेत्र से या फिर वायु क्षेत्र से भारत में आकर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुँचे। अब ये लोग भारत में रह रहे हैं और इनको शरणार्थी का टैग नहीं मिला हुआ, लेकिन ये अवैध प्रवासी है, मतलब ये छुप-छुपा के कहीं न कहीं पे रह रहे हैं। अब ये छुप-छुपा के रह रहे हैं तो इन लोगों के पास में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ना तो इन लोगों को ठीक से कहीं काम मिलता है और ना ही इनके पास में पर्याप्त शिक्षा और ना ही इनको स्वास्थ्य के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं और ना ही इनके पास में प्रॉपर अपने पहचान पत्र हैं और या फिर इन लोगों को रात्र या फिर रोजगार के जो अधिकार मिलने चाहिए वो सारे अधिकार भी इन लोगों को नहीं मिलेंगे। अब इसके साथ ही इन लोगों की जो सुरक्षा और सामाजिक स्थिति है वो भी गंभीर है, क्योंकि दरअसल कई स्थानों पर आगजनी, हिंसा और निवास स्थल हटाने जैसी घटनाएं देखी गई। कई रोहिंग्या निरोध केंद्रों में जाकर के रह रहे हैं और इसके अलावा भारत सरकार सुरक्षा कारणों से कुछ रोहिंग्याओं को तो म्यांमार वापस भेजने की प्रक्रिया भी चला रही है। तो ये इन लोगों की जीवन है, यानी कि ये लोग म्यांमार से भाग करके अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे तो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचने के बाद भी इनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है और ना ही इन्हें वहां पर मान्यता मिल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि रोहिंग्या दुनिया के सबसे बड़े स्टेटलेस समुदाय में से एक है। अब इस दौरान मामला यही है कि कोई भी देश इनको अपना नहीं रहा है। अब इनके मामले में ये लोग खुद अपने आप से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम हैं किसके, किस देश के हैं हम? क्या हम म्यांमार के हैं या फिर हम हैं बांग्लादेश के या फिर कोई और देश है जो हमारा? क्योंकि इनके पास ऐसा कोई टैग बताने के लिए नहीं है जो ये कह सके कि वो इसकी राष्ट्रीयता निर्धारित करता है। तो ये अपनी राष्ट्रीयता के मामले में पूरी तरह से निल रह चुके हैं। अब इसी पूरे घटनाक्रम के तहत इन लोगों का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर हो रखा है, क्योंकि दरअसल इस मुद्दे में मानवाधिकार, राज्य विहीनता, शरणार्थी कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ दक्षिण एशिया की सुरक्षा का मुद्दा भी यहाँ है और साथ साथ राजनीतिक स्थिरता और सीमा प्रबंधन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वहीं भारत की गैर पक्षपाती शरणार्थी नीति से भी जुड़ा हुआ है और क्षेत्रीय सहयोग से भी संबंध हमें इसका देखने को मिल रहा है। तो यह है पूरी कहानी रोहिंग्याओं की, जो आप लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो जनरली चर्चाओं में होता है, बट जब जब रोहिंग्या शब्द चर्चाओं में आता है तो हम लोग रोहिंग्या के साथ शरणार्थी जोड़ देते हैं, लेकिन लीगली ये कहीं पर भी शरणार्थी के रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और अभी भी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो यही है इन लोगों की पूरी कहानी। तो इस पूरे बात के साथ अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे कि क्या किया जाना चाहिए? क्या इन्हें वापस म्यांमार भेज देना चाहिए या इन्हें बांग्लादेश भेज देना चाहिए या फिर इन्हें भारत के अंदर शरणार्थी का दर्जा मिलना चाहिए या फिर इन्हें भारत के अंदर सारी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रेड कारपेट ट्रीटमेंट कहा है। क्या होना चाहिए ये बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को देता हूँ विराम। पर अभी फिलहाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं सुबह 9 बजे हमारे साथ, जहां द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ-साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी किया जाता है। और इसके साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं स्टडी आईक्यू के अलग-अलग बैचेस में केएल लाइव कोड यूज़ करके, क्योंकि ये केएल लाइव कोड आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड है और स्टडी आईक्यू के सारे जितने भी हमारे मौजूद कोर्सेज हैं उन सभी पर ही अप्लाई होकर आपको बड़ा डिस्काउंट दिला सकता है। जैसे कि 2027 का जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इस बैच में आप लोग को मिलते हैं पूरा सिलेबस कवरेज हमारी क्लासेस के थ्रू। इसके अलावा आंसर राइटिंग, सीसैट, करंट अफेयर, ये सारी सुविधा हमें मिलती है।
1-to-1 मेंटरशिप में मेंटर आपको समझाते हैं कि तैयारी कैसे करनी है और कैसे बढ़ना है आगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग को तैयारी के लिए परेशान ना होना पड़े और साथ ही आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिलती है। वहीं स्कॉलरशिप सुविधा भी है, अगर आप मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनेंगे तो आपको मिलेगा 11,000 का कैश प्राइज, और अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपकी पूरी फीस रिफंड की जाती है। तो ज्वाइन कीजिए, अभी एक नया बैच शुरू हो रहा है दिसंबर के महीने में, जो आपके लिए खास रहेगा। वहीं इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एसआईपी बैच, क्योंकि अगर आप 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं, कमियां महसूस कर रहे हैं, तो आपकी कमियां पूरी हो जाएंगी एसआईपी बैच में। तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, केएल लाइव कोर्स से मिल जाएगा आपको बेस्ट डिस्काउंट। बाकी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सारे प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा आप लोग को पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग यहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर, और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ स्टडी IQ IAS हिंदी पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।